भारत पर इल्जाम लगा दिया गया। मतलब थोड़ी देर पहले मौत हुई है और उसके बाद में बयान आने शुरू होते हैं कि भारत ने उस्मान हदी को मरवा दिया। हो सकता है कि यहां के रीजनल लीडर्स ने उसे मरवाया हो सकता है कि उसकी मौत से जो उत्पन्न जो मतलब लोगों के अंदर गुस्सा है उसको वो एक साथ इकट्ठा करके भारत के विरोध में यूज करना चाहते हो। ये तमाम चीजें संभव हैं। ऐसे में उस्मान हदी की मौत पर यहां के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उनका बयान आता है, वो तारीख बताते हैं, टाइम बताते हैं कि 2 बजे उसको खाके सुपुर्द किया जाएगा। लोग वहां पर भीड़ के अंदर जनाजे के लिए इकट्ठे होने शुरू होते हैं। बड़ी संख्या में देश में दूर दराज से लोग निकलकर यहां पहुंचते हैं। उसके जनाजे को जब ले जाया जा रहा होता है तो उसे बिल्कुल किसी राष्ट्रीय नेता की तरह सम्मान दिया जा रहा होता है और उसको पूरी तरह से भीड़ ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के नमाज अदा करके उसको खाके सुपुर्द किया। तस्वीरें बाहर निकलकर आई और सारी की सारी सुपुर्द खाक किया गया। यहां पर ये जो तस्वीरें निकलकर आई इसके अंदर ये बताती हैं कि किस तरह से यहां पर लोगों ने उसकी मौत को राष्ट्रीय शोक के साथ जोड़कर रखा। खैर, अब बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, उसे पहले समझ लिया जाए। देखिए, ये जो भीड़ आपको दिख रही है, जिस तरह की भीड़ यहां पर उपस्थित हुई है, वो भीड़ पूरी तरह से कट्टरपंथियों की है। वो लोग हैं जिन्होंने पहले शेख हसीना को और उससे पहले कभी खालिदा जिया को पसंद दोनों को ही नहीं किया था। ये जमात के लोग हैं। यहां पर कट्टरपंथियों की एक जमात है। वो पहले शेख हसीना के टाइम पर बैन थी। उन्हें चुनाव लड़ना, उन्हें चुनाव के अंदर कंटेस्ट करना, ये इस तरह के प्रोटेस्ट करना अलाउड ही नहीं था। 15 साल तक शेख हसीना शासन में जब तक रही, जमात को दूर ही रखा गया राष्ट्रीय राजनीति से। जमात वो है जो 1971 में जब बांग्लादेश बना था, उस समय पर भी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान समर्थित थी। पाकिस्तान के समर्थन में यह जमात थी कट्टरपंथियों की, जो बांग्लादेश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग बाग थे, जो एक तरह से कहिए कि उस समय के जो बड़े लेखक थे, चित्रकार थे, जिनके माध्यम से बांग्लादेश के अंदर एक प्रकार का सिविक सेंस बचा हुआ था, जिनके द्वारा लिटरेचर लिखा जाता था, साहित्यकार था, उनको टारगेट किया गया था। ये वही जमात जो लंबे समय तक बैन रही शेख हसीना के काल में, यह अब फिर से उग पड़ी है क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने इनसे बैन हटा दिया। शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश से निकलकर इधर आती हैं, मोहम्मद यूनुस इनसे बैन हटाते हैं, कट्टरपंथियों का चरम उठने लगता है। लेकिन चूंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार लगातार फेल सरकार प्रूव हो रही है, क्योंकि उसके पास में ना महंगाई को रोकने का कोई इलाज है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ना ही इसके पास कोई वे अहेड है। लगातार फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में उन्मादी भीड़ को मोटिवेटेड रखने का एक तरीका जो था वो ये था कि इन्हें कोई ऐसा भारत के खिलाफ नैरेटिव दे दिया जाए, इस प्रकार का जिंगोइज्म दे दिया जाए, जिसकी वजह से ये सारी की सारी भीड़ एक साथ हो जाए और फिर मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति बना दे। असल मायने में बांग्लादेश के अंदर 2 बड़ी पार्टियां हमेशा चुनाव लड़ती रही हैं। एक का नाम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी है और दूसरा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है। ये दोनों ही पार्टियां फिलहाल इस समय हाशिए पर डली हुई हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को तो इन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया है, चुनाव से अमान्य घोषित कर दिया है, क्योंकि शेख हसीना फरार है तो बोले तुम किस मुंह से चुनाव लड़ोगे। वहीं दूसरी तरफ जो बीएनपी है, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, खालिदा जिया लंदन बैठी हुई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहती थी पूरा माहौल बनाना, लेकिन वो चुनाव में उतर नहीं पा रही है। उनका बेटा आना चाह रहा है, लेकिन अब पूरा मोमेंटम उनकी पार्टी सोच रही थी कि शेख हसीना के खिलाफ वो बड़े लीडर बनकर आएंगे, लेकिन वो यहां पर प्रेजेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में जमात को लगता है कि 2 बड़ी पार्टियां एब्सेंट हो रही हैं, या फिर अगर खालिदा जिया आती भी हैं तो चूंकि उन्होंने चुनाव प्रचार किया नहीं है, फरवरी में इलेक्शन है, तो वैसे भी हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस चुनाव को एक तरफा चुनाव कह दें कि पार्टी थी ही नहीं तो लड़ा कौन। निर्दलीयों को चुनाव में उतार करके, यही तो कारण था कि उस्मान हदी निर्दलीय पार्टी बनाकर चुनाव में उतरा था। इंकलाब मंच करके जो उतरा था, ये उतरा ही निर्दलीय दल लेकर के था 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ढाका में। तो इसका तरीका यही था कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते दिखने चाहिए, सो दैट ये लगे कि देखो चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रहा है। भारत ने इसी वजह से इनको इलेक्शन के समय पर समझाइश दी थी कि इलेक्शन को पूरी तरह फ्री एंड फेयर कराइए, क्योंकि आपके यहां पर पार्टियां ही नहीं है, लड़ने के लिए लोग ही नहीं है, तो लड़ेगा कौन। जो तुम लोग हो, ये तो तुम वैसे भी, जिस भीड़ ने पहले ही हिंसा का रास्ता अपना लिया हो, जिसने मॉब लिंचिंग का रास्ता अपना लिया हो, कट्टरपंथ का रास्ता अपना लिया हो, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री को भगा दिया हो, संसद पर हमला कर दिया हो, लोगों के द्वारा विरासत जो बनी, ऐतिहासिक विरासतें हैं, उन्हें तोड़ा फांदा जा रहा हो, ऐसे में जब ऑप्शन ही एक होगा तो आप चुनाव फ्री फेयर कैसे मानेंगे। भारत लगातार इस बात को उठा रहा है, तो जमात ने इसे भारत के खिलाफ ही कन्वर्ट कर दिया। उस्मान हदी की मौत होती है, भारत पर आरोप लगा दिया जाता है बिना किसी जांच के, बिना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, कि भारत ने मरवाया है, और मरवाने वाले जो लोग हैं, मारने वाले लोग हैं, वो भारत में शरण ले लिए हैं। इससे यहां की जो भीड़ है,
जो कम दिमाग भीड़ है वो पूरी तरह से भारत के अगेंस्ट हो जाती है और जमात को एक बड़ा मोर्चा मिल जाता है कि हाँ, अब एक साथ भीड़ लंबे समय बाद आई है, चलो इसे अब भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। कुल मिलाकर पॉलिटिक्स इस प्रकार से चल रही है। तो मोहम्मद यूनुस खुद अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, क्योंकि जमात इनको अपना चेहरा बनाकर प्रेजेंट कर देगी, जब इन्हीं की प्रेजेंस में जमात ने ये सारे खेले कर लिए तो आने वाले समय में भी कर जाएगी। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस की सत्ता को बरकरार रखने के लिए तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऐसे में इनको बकायदा झंडे में लपेट करके यहां पर लाया जाता है, बकायदा इन्हें इस प्रकार से दफनाया जाता है। राष्ट्रीय कवि जो इनके यहां पर हैं काजी नजरुल इस्लाम, उनकी कब्र के बगल में इनको दफनाया गया। 2:30 बजे संसद भवन के साउथ प्लाजा में जनाजे की नमाज अदा की गई। यहां पर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि प्यारे उस्मान हदी, हम यहां आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं, आप हमारे दिलों में रहते हैं, जब तक बांग्लादेश रहेगा आप इस देश का अटूट हिस्सा बने रहेंगे। इसको ये शेख मुजीबुर रहमान ना बना दे, राष्ट्रपिता ना घोषित कर दे। मतलब ये हद की तो साइकी चल रही है इन लोगों के। और इंटरेस्टिंग बात, जिस चीज के लिए जब ये कहते थे कि शेख हसीना के काल में ये सब हो रहा था, आप विचार करिए कि आज मोहम्मद यूनुस के कालखंड में ना तो चुनाव हुए हैं पिछले 18 महीने से, उसके अतिरिक्त अगर आप ऑब्जर्व करें तो जितना हिंसा इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है, आज विश्व चुप बैठा हुआ है, पश्चिमी देश एकदम चुप बैठे हुए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से वेस्ट हमेशा अपने हितों का ख्याल रखता है। अपने हितों के ख्याल में जब शेख हसीना शासन में थी तब कोई इस प्रकार की हिंसाएं सुनने में नहीं आती थी, लेकिन अब जिस प्रकार की हिंसाएं चल रही हैं, इन पर वेस्ट अपनी तरफ से शर्मिंदगी इस बात की कि जर्मनी के एम्बेसी ने भी अपना वो झुका दिया है, झंडा झुका दिया है कि साहब उस्मान हदी मारा गया है। ऐसे ही सब तरफ से राष्ट्रीय शोक में शरीक किया जा रहा है। बड़ी बड़ी एम्बेसीज अपनी तरफ से इसके प्रति अपनी सांत्वना मैसेज लिख लिख करके भेज रही हैं। यह दर्शाता है कि बांग्लादेश को पूरी तरह बर्बाद करने में पश्चिमी देश अपने लिए उसे एक अड्डा बनाने में दर्शाता है कि उनकी जो ऐतिहासिक भारत के प्रति नफरत है वो किस उच्च स्तर तक की है, ये समझ में आता है। यहां पर ये लोग इस प्रकार से सड़कों पर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं, विरोध करते हुए सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहां पर भीड़ में जहां तहां एक ही चर्चा कि ये सब केवल भारत का किया धरा है। भारत के किए धरे में यह कहा जाता है कि यदि किसी ने मारने वालों में अल्टीमेटम दिया जाता है यार 24 घंटे में मारने वालों को नहीं पकड़ा गया तो फिर पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो इंकलाब मंच के जो सचिव हैं उन्होंने जनाजे के बाद प्रदर्शन किया और कहा कि हम शोक मनाने नहीं आए हैं, भाई को न्याय मनाने आए हैं और जो उसकी मतलब इच्छा थी उसको पूरा किया जाए, 24 घंटे के भीतर हमलावरों को पकड़ा जाए। हमलावरों को पकड़ा जाए उसका तो अल्टीमेटम चलो एक है, लेकिन अब इसी हत्या के साथ साथ इसकी हत्या के बारे में कौन हो क्या करेगा। हेलो गाइस, आई एम योर चैनल वीडियो। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ दोस्त आज से रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा दोस्त, क्योंकि मैं एक से एक वीडियो लाता रहूँगा ताकि दोस्त बैठे रहने से कुछ काम धंधा तो मिलेगा नहीं दोस्त। और यूट्यूब पे रेगुलर काम करूँगा दोस्त तो सक्सेस तो एक दिन मिलेगा ही, नहीं करूँगा तो कहाँ से मिलेगा दोस्त। कोई कहावत है, अगर बिना खाना बनाए पेट भर जाए तो क्या बात, खाना बनाने से कोई फायदा ही तो नहीं है। तो दोस्त जब तक कंटेंट बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रेगुलर पर डे एक कंटेंट डालूंगा दोस्त, देखो साल भर मेहनत करके देखूँगा क्या रिस्पांस मिलता है, उसके बाद जो होगा जो देखा जाएगा। दोस्त आपसे जैसे गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली से जुड़े हो तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं पर डे एक से एक वीडियो एक पर एक लाता रहूँगा, ताकि मेरी तरफ से न्यू तरह की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्त, ताकि आप सभी को जब वीडियो बनाते हो तो दोस्त किसी भी बात का कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए। ताकि पहले दोस्त मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो ट्रेडिंग में क्या बताऊँ दोस्त, मेरे को सक्सेस नहीं मिला। ट्रेडिंग में लगा हूँ अभी, लेकिन क्या होता बहुत ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ दोस्त, इसीलिए थोड़ा डिमोटिवेट हो गया हूँ। तो दोस्त डिमोटिवेट नहीं होगा, फिर से एक बार और मन तन से लगूंगा, उसके बाद जितना होगा उतना कोशिश करूँगा। एक एक पल काटना दोस्त बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रेडिंग में अपना स्किल बनाओगे दोस्त, तो ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है दोस्त, जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, ओवर ट्रेडिंग जब नहीं करोगे तब तक आप दोस्त
ओवर ट्रेडिंग करोगे आप लॉस ही करोगे। इसलिए दोस्त आप ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग से बचो। दोस्त मेरे को एक पता लगा मैं ट्रेडिंग में साला लॉस क्यों करता हूँ। मेरे को ये नहीं पता, जब मेरे को लॉस होता है तो दोस्त मैं लॉस को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और लॉस पे लॉस मार देता हूँ। तो जब तक आप ट्रेडिंग करते हो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। स्टॉप लॉस लगाओगे दोस्त आपका कैपिटल बचा रहेगा।